प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे। और इस प्रोग्राम के हिस्से में कोशिश करेंगे जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। और कुछ देर पहले भी मैंने इस चीज़ का तस्करा किया कि एक आम आदमी का मसला कतई ये नहीं है कि किसको जेल से बाहर निकाला जाए या अंदर रखा जाए, या किसकी कितनी मुद्दत मुलाजमत हो, उसमें मज़ीद तोसी होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुदारा इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हर गुज़रते दिन जो एक बजट आवाम के लिए आ रहा है, वो बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो, पेट्रोल की कीमतों में हो या दीगर मामलात में हो, वो उसकी ज़िंदगी को मुश्किल तर बनाता जा रहा है। और यही सवाल सबसे है कि इससे कैसे इनको निजात दिलाई जाएगी। अगर आप महंगाई को कम नहीं कर सकते तो खुदारा उसका रास्ता ही रोक दीजिए कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसको किसी तरह रोकने की ज़रूरत है। और बड़ी अजीब इत्तेफाक़ी बात है, किसी हुकूमत के पास, किसी फ़र्द वाहिद के पास, जमात के पास, किसी के पास कोई इसका फार्मूला नहीं है। सारे ही बेबस हमें नज़र आ रहे हैं। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी इस सेगमेंट में। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। नासिर रियाज़ साहब तजज़ियाकार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इन तमाम मामलात पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। नासिर रियाज़ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। टेलीफोन और स्काइप के ज़रिए हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि एक मौशी माहिर हैं और आपकी माशाल्लाह बहुत सारी खिदमात हैं तालीम के शोबे में, और बड़ी गहरी नगाह है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे तमन्नाई का जो शोबा है इस पर, और उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब को भी मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। बड़ी नवाजिश। नासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि किसको रखा जाए अंदर, किसको बाहर निकाला जाए, लोग मेरे ख्याल में उकता चुके हैं और इस हद तक नाउमीद हो चुके हैं कि अब उनको कोई भी, अब किसी भी जमात में फ़र्द वाहिद की बात पर किसी पे कोई भरोसा नहीं है कि वो डिलीवर कर सकेगा। सब ने मुकम्मल तौर पे लोगों को नाकाम और नाउमीद किया। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में आप कुछ फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, और बहुत अच्छा टॉपिक है और ये ही ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। ये बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो बात की है कि लोग क्या चाहते हैं एक्चुअली। जी बात यह है कि अगर किसी को अंदर है या बाहर है, क्या अंदर हो के मुल्क बड़ा बेहतर तरक्की करे या बाहर आके उसने कोई ऐसा जादू की छड़ी चलानी है जो मुल्क जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो क्या सोच के लोग ये सोचते हैं कि उसको बाहर निकाल दें या किसी को भी बाहर निकाल दें या किसी को भी अंदर, जैसे पीछे वो अंदर थे तो उन्होंने बाहर आके बज़ाहिर जो मतलब कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं है। बात यह है कि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, इनका एक ही टारगेट है जो आजकल हम देख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन। किसी तरह से भी टैक्स कलेक्ट किया जाए। अब वो जी टारगेट 7,000 था, फिर 7,500 हो गया, 8 हो गया, 9,000, 9,500। IMF की ये शर्तें हैं और उन किस तरह से टैक्स किया जाए कलेक्ट, और जो सेक्टर उसमें नहीं है उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए और जो सेक्टर हैं उनके पे मजीद टैक्स लगा दी जाए। लेकिन देखें, ये एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आवाम को आप क्या सहूलत दे रहे हैं। क्या उनको भी अगर टैक्स कलेक्शन हो रही है तो साथ में ये भी बताया जाए कि उनकी सहूलत के लिए ये भी फैसिलिटीज़ है, जो टैक्स देगा उसको ये फैसिलिटी होगी। ठीक है, अभी एक खबर आई थी कि जो टैक्स बड़ा हाईली पेड टैक्स होगा उसको VIP पासपोर्ट दे देंगे और कोई ऐसी कोई बात। लेकिन जो आम टैक्स पेयर है उसको भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। तब लोग देखें, वो तो बहुत गिनती में है, उंगलियों में गिनने वाले लोग हैं जो जिनको पासपोर्ट आप देने की बात करें। जो आवाम है उनको भी तो इंकरेज करना है कि आप भी अगर टैक्स नेट में आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक खबर एक और चली है कि तालीमी बजट, जो कि आपके बजट का 0.5% है, उसको आइंदा 5 सालों में 5% पे ले जाएंगे और आवाम को कुछ फैसिलिटी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये 5% भी कम है और ये 5 सालों का प्लान है जो कि बहुत लंबा प्लान है। इसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त कोई 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो है नाख्वानदा हैं और वो पढ़ाई लिखाई का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमने जनरेशन को अगर पढ़ना है तो इसको जंगी बुनियादों पर काम करना होगा और लोगों को इसमें इंकरेज करके आगे बढ़ना होगा। एक तो पढ़ाई का हो गया। सेकेंडली जो है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है हेल्थ केयर का। बिल्कुल ही बस बंदा सुबह उठता है यहाँ पर और वो कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, आटे दाल रोटी के चक्कर में, और रात को गिर के सो जाता है। उसकी वजह से हेल्थ की मेजर इश्यूज आ रहे हैं। थर्ड चीज़ ये है कि जो
हेल्थ से रिलेटेड ही है। जो सड़कों पे या एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जी। वो जो डिसिप्लिन नहीं है सड़कों पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और ये सारे हो रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही। वो उसकी वजह से अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें 90% तो मोटरसाइकिल वाले अस्पताल में पड़े हुए हैं। जी। ठीक है, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी बसें टकरा जाती हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो गाड़ियाँ टकरा रही हैं, तो ये डिसिप्लिन पैदा करना होगा रोड्स पे। मतलब ये सारे जंगी बुनियादों पर विद इन 6 मंथ्स इसको काम करना है। ये आपने ये 5 साल का प्लान नहीं है। बिल्कुल ये ठीक 6 है। मंथ्स में काम करके फिर 5 साल में आपने ये प्लान करना है कि अब हमने किस तरफ जाना है, तरक्की कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक इस है। हालत में तरक्की जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कोई आपके पास देखे ना, कोई इंडस्ट्रीज के लिए आपने कोई प्लान नहीं दिया हुआ, कोई बिजनेस के लिए आपने कोई फैसिलिटीज नहीं दी हुई। टैक्स पे टैक्स टैक्स भरमार है इस वक्त, भरमार। मैं कहता हूँ इतना टैक्स तो नहीं। और अभी सोने पे सुहागा भी सच्ची खबर ही बल्कि है, जो बिजली कंपनियों की जो केई की है, कि उन्होंने पिछले 7 महीने का जो है वो एडजस्टमेंट मांगी है, और वो कोई 18 रुपीज़ यूनिट बढ़ाने की बात की है। जी। 18 रुपीज़ पर यूनिट का मतलब है आप 70 रुपए पर यूनिट पे चले जाएंगे। आप कौन सी दुनिया में क्या सरवाइव करेंगे कि लोग, क्या अभी गर्मियाँ आ रही हैं, और अभी अगर ये एडजस्टमेंट की तो वो जो बिल हैवी ड्यूटी आएंगे, लोग आप अभी मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पा अभी रहे भी हैं। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब तनख्वाहों से बढ़ गए हैं बिल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ऐसा ही ना। है, तनख्वाह तो से ये, ऊपर चला हाँ गया। हाँ, तो ये इस तरह से नहीं हो। इनको बहुत ही जंगी बुनियादों पे कोई सही प्लानिंग लेके, ठीक है इनके माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका टारगेट है टैक्स 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 टारगेट नहीं है। थोड़ा सा दूसरा भी काम करना चाहिए दूसरा भी इनको। काम करने की जरूरत है। जी सारा जी। काम पैसे लोगों से ये सिर्फ निकलवाने निचोड़ना, पे सारी का वो। हाँ सिर्फ निचोड़ना, टैक्स निचोड़ना और सिर्फ उस पर काम करना वो मुनासिब नहीं है। होगा इन लोगों की प्लान होगी, अगर है कोई प्लान तो बताएं। जैसे अभी तालीमी का एक चीज़ आई है कि एजुकेशन के हवाले से कोई प्लान है, लेकिन वो भी बहुत स्लो एंड स्टडी, कछुए की चाल वाला प्लान है। बहुत तेज बिल्कुल प्लान ठीक है। बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल स्पेशली ठीक सिंध है। में। सिंध में जो बहुत अच्छा इनके पास बजट जमा होता है, जो तो इनको अंदर सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह बहुत अच्छे बनाने चाहिए। और पंजाब में शरह ख्वांदी फिर बेहतर है, बहुत लेकिन बेहतर है, हाँ बेहतर हाँ नहीं हाँ, बहुत बहुत बेहतर है, बेहतर और है जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जगह। बहुत बेहतर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चला गया। 90% वहाँ पे हुई है कई जगहों पे। तो ये सिंध में बहुत ज़रूरी है बिल्कुल इस ठीक वक्त। है। मैं इस तरफ आता हूँ, मैं ज़रा अब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमाइएगा, मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें आप बिजली बनाने का तरीके के हवाले से बता रहे थे। अभी एक सबसे बड़ा एक मसला ये बन चुका है कि हम दीगर मामलात पे तो क्या बात करें, इस वक्त हमारे पास दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर गुजरते रोज़ जो है वो हमें ये खबर मिलती है कि बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। ये आखिर कैसे मुल्क को चलाया जाएगा? और फिर जैसे अभी बात हो रही थी कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से तमाम तर कोशिशें और तवानाइयाँ हुकूमत की सिर्फ ये है कि एक आम आदमी पे मजीद बोझ डाल के उसकी जेब में जो थोड़े बहुत पैसे अब बच भी गए वो भी किसी तरह निकाल लिए जाएं। ये किस किस्म की मईशत चला रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कौन से मईशत दान हैं, ये ज़रा फरमाइएगा, ये कैसे चलाने की कोशिश हो रही है मुल्क को? जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। आपको याद है हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जी तो जी। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड जी ऑफ द पीपल। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में हम जो कि बड़े पॉपुलर हैं डेफिनेशंस को मैनिपुलेट करने में। हम्म। तो मैं जो आजकल सिचुएशन देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है, गवर्नमेंट ऑफ अ लीड क्लास, फॉर अ लीड क्लास एंड बाय अ लीड क्लास। बिल्कुल ठीक तो है। देखें, जब सिचुएशन आपकी इस तरह से हो तो कहीं को प्रायोरिटी नजर आती है आपको, या अगर मैं भी उसमें शामिल हूं तो मैं जी भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचूंगा कि मैंने कैसे अपने 5 साल पूरे करने हैं, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं चाहे मैं प्रेसिडेंट हूं। क्योंकि जी। हमारी डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की वो यहाँ तक आके खत्म हो जाती है। दूसरी हम्म। बात है, क्योंकि जब मैं अपने जात के ऊपर फोकस हूँ, सारी मेरी पावर, सारी मेरी पॉलिसीज और सारी मेरी प्रायोरिटीज, तो फिर मुझे क्या जरूरत है गरीब आदमी के बारे में सोचने की। जी जहां तक बिल्कुल। मेरे दोस्त नासर भी बात कर रहे हैं, इनके पास सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लोग बिल्कुल इनके पास पढ़े लिखे हैं। बात पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, बात यह है कि पॉलिसी जो है वो आप हालात को देख के बनाएं। आपको पता है कि मेजर पॉपुलेशन आपका, बल्कि उससे पहले मैं एक बात ये करूंगा, 40% पॉपुलेशन जो आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो जी हमें सबसे पहले सारे काम छोड़ के ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को कैसे हम गुर्बत से निकालें। और जारी बात है उसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है जैसे प्लान जो है वो लेके आने पड़ेंगे। उसमें एजुकेशन की बात अभी आपने की, तो वो एक मेजर पोर्शन। आप देखें कि हम एजुकेशन के ऊपर 5%, दुनिया 15 to 18% पे अपने टोटल जीडीपी का जो है वो एजुकेशन के लिए मुख्तस कर रही है। हम 5 सालों में 5% के ऊपर जा रहे हैं। जी उसके बाद आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो आपके सामने है। अभी बिजली की बात हो रही थी जिसके ऊपर आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। जी। मैं आपको 3-4 फैक्ट्स बताता हूँ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे
कि एक माह के अंदर 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई है, जी जी जिसकी वजह से अवाम की जेब से 34 अरब 29 लाख रुपया निकल जी, गया है। बिल्कुल कोई ऐसा ही बंदा है। इसके बारे में बात कर रहा है? कोई बंदा बात नहीं कर कोई रहा। भी बात नहीं हाँ, कर रहा। हम ये वावेला जरूर करते हैं कि जी बिजली जो सेक्टर है इसके अंदर इश्यूज हैं, अगर गवर्नमेंट इन इश्यूज के ऊपर काबू पा ले तो 50% मसाइल जो है हमारे हल हो जाते हैं। ये बात तो पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। आज के जो बिजली तवानई है वो ये बात कर रहे हैं। आप देखें, आपका गर्ची कर्जा वो 500 अरब से भी ज्यादा होगा, 600 अरब के नजदीक पहुंचने वाला है। क्यों? आपने आईपीपी के साथ मुआहदे किए कि हमारी लोड शेडिंग खत्म करें, वो किसी एक वक्त में थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर लोड शेडिंग ने सर उठाया और आपने उनसे मुआहदा किया, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम जो आपकी डिमांड है उसको 8 घंटे अपने जो जो पावर जन को चला के पूरा करें, हम्म, या हम 24 घंटे, हम आपसे पैसे जो है वो 24 घंटे के लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम 24 घंटे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी साथ उन्होंने ये भी कहा जी आपने फर्नेस ऑयल, जो कि मेजर पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल से बनाया जाता है, तो उसकी जो बाइंग है वो भी आपने हमें करके देनी है। वो मार्केट के अंदर जो भी रेट हो उसके साथ हमें कंसर्न नहीं है। और आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से जब आप तेल खरीदते हैं तो वो पाक रुपीज में नहीं खरीदा जाता, वो डॉलर्स की फॉर्म में खरीदा जाता है। जी तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है जी आप फिल वक्त जो है वो लोड शेडिंग खत्म करें, आने वाले वक्त के अंदर अवाम को इसकी कास्ट क्या पे करनी पड़ती है उससे हमें कंसर्न नहीं है। और आज जो आप हर दूसरे दिन आप देखें, अभी भी आप देखें कि मार्च के अंदर जो बिजली पैदा की लोगों ने, सॉरी कंज्यूम की, उसकी मद में का जी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसकी मद में 2.90 पैसे जो है उन्होंने कीमत बढ़ा दी, जिससे नेपरा जो है अवाम की जेब से 23 अरब रुपया और वसूल करने जा रहा है। जी लेकिन कोई बंदा वो जो ओवर बिलिंग हुई है उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ये चंद बिल्कुल। इंक्वायरियां बैठी, 23 इंक्वायरियां बैठी, जिसमें 5 के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किए और 3.36 मिलियन रुपया जो हमने वो रिकवर किया। कुछ हमने बिजली चोरी जो है उसके थ्रू हमने पैसे रिकवर किए। बात ये है कि वो छोटे छोटे चंक जो वो तो ठीक है, ये जो मेजर चंक आपने जो अवाम की जेब से वसूल किया है उसके ऊपर क्यों खामोश है आप? चलो हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखिए हमारे जो डेलीगेशन हैं चाइना आते हैं, पिछले दिनों मैंने भी एक डेलीगेशन उनका इस्तकबाल किया। आई वाज सरप्राइज्ड कि डेलीगेशन जो है वो चाइनीज लोगों के साथ बैठा हुआ है और यासर भाई कोई तैयारी नहीं है, सारी बिल्कुल बातें हवा में चल रही हैं। ये हम आपके पास आए हैं, हम आपको ये, अरे भाई आप जब कहीं जाते हैं कोई प्रेजेंटेशन होती है, को आप 4 स्लाइड्स उनकी देखते हैं, वो कुछ 4 स्लाइड्स आपको दिखाते हैं, आप उनसे कहते हैं हमारे पास ये, आप बताइए आप हमें क्या देंगे। जी तो मैं यकीन करें, मैं तो कुछ देर के लिए मैं तो वो चुप ही हो गया कि मैं क्या बात करूं। उससे फिर मुझे अंदाजा हुआ कि क्योंकि ये एक एकेडमिक डेलीगेशन था, बाकी जो पॉलिटिकल डेलीगेशन होंगे वो भी इसी तरह ही होंगे। हाँ, एक टारगेट जो मैं समझता हूँ पूरा इनका लाजमी हो जाता है जब ये चाइना आते हैं, दीवारें चीन के ऊपर जाकर तस्वीर बना के उसको एक्स के ऊपर ये अपलोड कर देते हैं, ये टारगेट इनका पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है बड़ी बिल्कुल सिंपल ठीक। बात है कि हम नेट मीटरिंग की बात ये अभी कर रहे हैं, मतलब कि 75 साल में हो गए आजाद हुए हुए, और उसके बाद से हमारे चाइना के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। यहाँ जी प्रीपेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, ठीक है। करते क्या है, आप एक कार्ड दे देते हैं, उसके अंदर बिजली चार्ज कर देते हैं आपको। वो फर्ज करें आप 100 आरएमबी का ले लें, आप 200 आरएमबी का ले लें, इट इज अप टू यू। उसके बाद वो कार्ड जाके आप स्वैप करते हैं मीटर के अंदर, मीटर जो है वो आपको बिजली प्रोवाइड करना शुरू करता है, आपके घर के अंदर रोशनी बिल्कुल हो ऐसा जाती ही है। है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि जब आपके कार्ड का 95% जो है वो कंज्यूम हो जाता है, जी तो फिर क्या होगा कि फिर एक वक्त के लिए आपके घर की बिजली बंद हो जाएगी। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन कि आपका जो कार्ड है उसके अंदर चार्जिंग खत्म होने वाली है। तो भाई आप जाइए स्टेशन के ऊपर, जाके जी कार्ड चार्ज करें नेक्स्ट मंथ के लिए। बिल्कुल तो ठीक है। ये एक सोल्यूशन है, लेकिन हम उसके ऊपर को बात कर रहे नहीं। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, मतलब कि मैं 2005 से ऑनवर्ड मैं ये कसूरवार ठहरा रहा हूँ अपने कमर्शियल बैंक्स को कि ये हमारी सड़कों को तोड़ने में इनका बड़ा खासा रोल है। क्यों? जी हर आए दिन आपको आपकी आमदन चाहे उतनी है या नहीं है, लेकिन बैंक जो है वो आपको कायल कर लेते हैं, आप थोड़ी थोड़ी हमें इंस्टॉलमेंट देते जाएं, हम आपको गाड़ी दे देते हैं। अब 2005 से ऑनवर्ड आप देख लें, आपको नजर आ जाए कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है बैंक्स का है जो ये सड़कें तोड़ रहे हैं। उसका हल है चाइना ने कैसे निकाला है कि अगर 2 लोग हैं मियां बीवी है, उनके पास दोनों के पास गाड़ियां हैं, और एक गाड़ी इवन नंबर पे होगी, एक गाड़ी ऑड नंबर पे होगी, तो एक दिन जो है आपको अलाउ किया जाएगा कि आप इवन बहुत नंबर खूब। गाड़ी जो उसका इस्तेमाल करें, दूसरे दिन आपको इजाजत दी जाती है कि आप ऑड नंबर गाड़ी जो उसका आप इस्तेमाल करें। क्या ये लोग हम अडॉप्ट नहीं कर सकते? फिर हमें ये पता है कि हम जोग्राफियाई तौर पे दुनिया के उस खित्ते के ऊपर शामिल है, दुनिया के उस पॉइंट पर हमारा मुल्क है जहां से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उससे हम सस्ती तरीन बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। जी अब सवाल यह है कि वो पैसा कहाँ से है, चूंकि प्रोसेस लॉन्ग टर्म है। आज अगर हम शुरू करें तो मैं ये कह सकता हूँ 5-7 साल बाद जो है
हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो सस्ती बिजली पैदा होती है वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा सब्र क्यों करें, क्योंकि हमें भी अब आदत पड़ गई है, मुझे भी, कि हम जो विजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर तवज्जो दें, उसके पीछे क्या चल रहा है वो हम लोग बिल्कुल देखने को तैयार बिल्कुल नहीं ठीक है। है, और बिल्कुल ठीक, जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्रायोरिटी ये है कि बच्चा, आपको पता है कि बच्चा को रो पड़ता है तो वो जिद करता है कि अब्बा जी मुझे ये चीज चाहिए, अम्मा जी मुझे ये चीज चाहिए, तो हम क्या करते हैं ये चीज देखे बगैर कि उसको फायदा है या नहीं, हम उसको वो चीज ले देते हैं। तो आजकल मेरी असेंबली के अंदर ये हो रहा है कि इसहाक डार साहब नाराज हो जाते हैं, ठीक है जी, कि मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओहदा चाहिए, वो ओहदा मुझे इफेक्टिव है या नहीं है वो एक अलग बिल्कुल बात ठीक है, है। लेकिन मुझे वो चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने जनाब उनको खुश करने के लिए संडे वाले दिन जी, नोटिफिकेशन निकाला, तुम खुश रहो, बाकी अवाम के लिए हम कुछ करें या ना करें वो अलग बिल्कुल बात। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हमें ऐसे लोग मिले हैं जो इस वक्त भी, जैसा भी आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, कि इस वक्त लोगों की हालत इज़ार ऐसी है कि मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकते, उसमें भी ये ओहदे पोस्टिंग और ये जो मराते हैं इसके सिलसिले में जो है वो लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। नसीर भाई, अब ये जैसे डॉक्टर साहब ने तजावीज़ दी हैं, एक अरसे से ये बात करते आ रहे हैं, लेकिन ये तो मुमकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे ये जो जितनी भी अय्याशियाँ, मैं तो बड़ी खुलकर ये बात कहता हूँ, ये जो हो रही हैं ये सब इसी का वजह से तो हो रही हैं कि जो आप लोगों से जो कभी 34 अरब रुपए का डाका मार दें, कभी कुछ कर दें और हाथ साफ किए और निकल गए। तो ये तो सूरत हाल रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पूरी दुनिया में प्रीपेड बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली ख़रीदें, इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से आप चार्ज करें। वो तो जी हम कभी भी नहीं करेंगे, कोई इदारा उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। आप किसी भी अदालत में चले जाएं वो उसको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी देखें, फरमाइए। ये बातें बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं और इसी तरह से दुनिया चल रही है। हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि जहाँ जैसे बिजली की इन्होंने बात की है, जी मैं आज आपको फैक्ट जो फिगर हैं वो ये है कि बिजली बिल तो हर बंदा दे रहा है, जी जी। चोरी कौन कर रहा है हाँ, ये बड़ा अहम उसको सवाल है। उन्होंने डिफाइन किया। 100%, 50% में जो है वो चोरी वो खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये रिपोर्ट है, खुद डिपार्टमेंट जो है उनकी ओवर बिलिंग हुई पड़ी, जो मतलब अनपेड बिलिंग है जी। और चोरी है उनकी। एक तो ये हो गई। 40% जो है वो लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं जी वो चोरी करते हैं। 10% वो हैं जो कच्ची आबादी वाले वो जी चोरी करते हैं। आप टारगेट करें 10% को, जी। तो रिजल्ट कभी भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रीपेड कार्ड और ये बिलाशुबा बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसकी जरूरत में कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जी उनको प्रीपेड कार्ड लेने पड़ जाएंगे ना। जी वो जो 50% चोरी आपकी उधर ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं इंडस्ट्रियल होगा। यूनिट आ जाएंगे उसमें, जो देखे ना अच्छे भी हैं और कई हैं। जी इतनी हाई रेट पे इंडस्ट्री फिजिबल नहीं है तो वो कई करते हैं यूनिट उसमें, तो वो जो है वो उनको भी प्री पे काट देंगे। 90% आप इनको टारगेट करें, 10% खुद ब खुद का टारगेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। आप अगर 10% को टारगेट करेंगे तो अचीवमेंट होगी वो 2-3% की अचीवमेंट होगी, तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। असल टारगेट तो करें 50% को नहीं, जो वो तो चोरी हम कर रहे खुद हैं। करना भी नहीं चाहते ना। देखिए, जी ये तो बड़ा आसान हो जाएगा मामला। आप ये समझ लीजिए कि मैंने अगर 300 यूनिट इस्तेमाल करना है, मैं 300 यूनिट इतने पैसों में मिलेंगे, मैं ख़रीद के ले आऊँ और उसको इस्तेमाल कर लूँ। बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारे यहाँ ख़ासतौर पे शहर कराची में होता है, जो बिजली की तकसीमकार कंपनी करती है, मीटर के अंदर रीडिंग कुछ आ रही है। अच्छा, ये मज़े की बात ऐसी है कि मीटर बनाए भी ऐसे गए कि आप खड़े होकर इसको रीड कर लें, आपके नहीं समझ में आएगा इसके जी अंदर किस जी। तरह यूनिट चल रहा है। तो फिर जनाब वो अपनी मर्ज़ी से यूनिट लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी से बिल बनाकर भेज रहे हैं, आप उसका शिकार देखें, हो रहे हैं। ये इससे ये कैसे तो बचेंगे ये ये तो बताएं। हम ये तो एक पूरी इंटरनेशनल जुडिशरी को बिठाना चाहिए कि ये दुनिया का करप्ट तरीन जी आदमी जी। जिसको लिस्ट में नाम आया, पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग ने लिखा, वो उस का मालिक था जिसको आपने बिजली की जी जी। तकसीमकार कंपनी भेजी है। मैंने इसलिए कहा ये कि हमारी जुडिशरी शायद इसको वो नहीं देख सके। इंटरनेशनल जुडिशरी बिठानी चाहिए कि कराची के साथ ये क्या जुल्म कर रही है, कि ये वाले सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, फर्दर एडिशनल सरचार्ज, फिर एडजस्टमेंट, फिर जी फलाना जी डी, ये क्या हो रहा है? उस आपका बिल इतना नहीं होता जितने ये पड़ रहे हैं आपको। एडिशनल सरचार्ज, सेल टैक्स, आपने सेल टैक्स कैसे लगा दिया है? आपने वो जो है वो इनकम टैक्स, फिर उसके ऊपर वो लगा दिया आपने टीवी लाइसेंस फीस। मतलब आप नहीं, बिजली जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उस पर भी मैं अच्छा, सेल्स टैक्स दे रहा हूँ। अजीब जो बात है। स्लैब्स बनाए हैं वो स्लैब्स इस तरह से हैं कि वो मतलब ये तो जुल्म है। जुल्म तो खैर डाका बहुत छोटा डाका लफ्ज़ है। डाका तो ये दहशतगर्दी है, मैं तो कहता हूँ ये। दहशतगर्दी से भी बिल्कुल, बड़ा इसका वो। तो एटीसी कोर्ट में इसको केस फाइल करना चाहिए कि लोगों को ये आप मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। खुदकुशियां हो रही हैं उसमें। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो बिजली की बात हो गई। दूसरी चीज है कि आप जो अभी नए टैक्सेस लगाने का सोच रहे हैं पीओएस के ऊपर, ठीक है, जिसपे अब इश्यूज आ गए हैं। अभी जो सारे मतलब हो सकता है उसको थोड़ा डिले किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया इस बात का। 200-250 अरब रुपए आपको आना है। जी आप पीआई का खसारा खत्म कर लें।
आप स्टील मिल का खसारा ख़त्म कर लें, आप अपने लल्ले तल्ले जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपने जो प्रोटोकॉल्स के नाम पे हैं, उनको ज़रा सा कम कर लें, तो आपको ये टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जो भाई साहब ने जो सही कहा है कि ये जो 38 अरब रुपए का डाका मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट करके आप जो डाके मारें, लोगों के जेब से पैसे निकाल रहे हैं, देखें अगर लोगों के पास पैसे होंगे तब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगा, वो वही हुजूम की तरह से चलता रहेगा और उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन होगी। लोग अब कल मैंने एक देखा कि वो वीडियो थी और वायरल हुई है बहुत ज़्यादा कि किसी इन्वेस्टर ने एक सोसाइटी का प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है, उसने रावलपिंडी में आखिर अपने आप को उसने शूट कर दिया, उसने तंग आके। आपने बहुत वायरल हुई है वीडियो कि ये मतलब ये लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं कि वो नुकसान को बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे। आप प्रॉपर्टी सेक्टर को आपने इस तरह से कर दिया कि जी प्रॉपर्टी सेक्टर में लोग करते हैं तो ये हरामी है, ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि ये तो ऐसे ही बस फाइलों का काम कर लिया और कमा लिया। तो आप जो 22% इंटरेस्ट दे रहे हैं लोगों ने वहाँ जो बैंकों में पैसे रखे हैं, ये हरामी नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो उसको इंटरेस्ट रेट 6% पे लेके आए और फिर ताकि लोग उस पर नहीं पैसे लाएं और मार्केट में लेके आए। आप कहते हैं प्रॉपर्टी में इनफैक्ट पैसे ना लगाएं कि ये जो है ये इजी मनी है, तो ये तो बिल्कुल इजी मनी है कि आपने उसमें 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर 1.5 लाख रुपए आपका महीना आ रहा है, इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो ज्यादा हरामी हुई। बिल्कुल आई एम सॉरी ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ये बात करनी होगी क्योंकि यही तो हम लोग इसी तरह के तो अलकाबात से नवाज रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको प्रॉपर्टी सेक्टर भी दुनिया भर में प्रॉपर्टी, दुबई है, मिडिल ईस्ट, पूरा जद्दा, पूरा हर जगह प्रॉपर्टी सेक्टर मेजर बैकबोन होती है। आप उसको वक्त आ गया है कि आप उसको फैसिलिटीज दें और उसको टैक्स में बहुत छूट दें ताकि चले प्रॉपर्टी सेक्टर। और ये खुदकुशियां ये तो सामने आ गई हैं, कितने लोग तो मर गए और कितने लोग भाग गए मुल्क छोड़ के। अच्छा, यहाँ से प्रॉपर्टी से पैसे निकाल के वो बाहर के मुल्क में चले जाएंगे सीधा, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, तो आपने क्या कमाया? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा, अभी जैसे बात हो रही थी, अब जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए पहले तो कभी ये बात शायद की जा सकती हो कि हम सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएंगे, इन्फ्लेशन को ले आएंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। अब तो ये ऑलमोस्ट सीज इम्पॉसिबल कि हम इसको नीचे ला सकेंगे। आज गो के हमने रिटेन तो कर लिया 22% के ऊपर हमने डिस्काउंट रेट को, बट कैसे मुमकिन होगा? क्या ये अब पॉसिबल है? क्योंकि आने वाले जो वक्त है वो मजीद आपके लिए चैलेंजेस लेकर आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कोई नहीं है, आपका कोई रोड मैप नहीं है, आपने किस तरह पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, कोई प्लान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगी, कोई प्लान नहीं है। हेल्थ के ऊपर क्या करना है, कोई प्लान नहीं है। अभी तमाम तर कोशिशें ये हैं कि बड़ी अचीवमेंट उसको समझ रहे हैं आपके वजीर ख़जाना साहब कि हम जी इतना टैक्स और मजीद निकाल लेंगे और लोग तैयार रहे हैं इसके लिए। ये किस किस्म की फैसले हो रहे हैं, कैसी इकोनॉमी चलाई जा रही है? तो डॉक्टर साहब इसके बारे में तो फरमाएं, क्या मुमकिन है कि ठीक हो सकेगी? और ऐसे लोग जब बैठे होंगे तो क्या ये मुमकिन है कि इनको ठीक कर सकेंगे? मुझे याद है यासर, हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था तो आपने मुझसे पूछा था कि ये औरंगजेब साहब जो आए हैं जी ये बाकी मुल्क को चलाएंगे। मैंने कहा जी वो बैंक तो बड़ा अच्छा, हबीब बैंक जहां से वो आए हैं उसको प्रॉफिटेबल बनाया उन्होंने, लेकिन मुल्क और बैंक चलाना दो अलग अलग चीज है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद बात ये है कि हम जैसे इन्फ्लेशन की बात करें, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कुछ सिस्टम ऐसा है। यहाँ होता यह है कि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो एकदम से आपका जो इन्फ्लेशन है वो शूट कर देता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। और आपको पता है कि तेल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो ये एंड यूजर जो है मल्टीपल चैनल से होता है, मल्टीपल टाइम्स इन्फ्लेशन वहां पे आके इंक्रीज हो जाता है। अब जाकर तेल की कीमतों में जब कमी हुई या थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया चीजों को, तो पहले तो हम ये बहाना बना रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डॉलर किसी रेडी वाले के पास आप जाते तो कहता था भाई सब्जी इसलिए महंगी कि डॉलर महंगा हो गया है। अब एक आम बंदा जो हैरान हो जाता कि यार डॉलर का केले के साथ क्या ताल्लुक है, डॉलर का माल्टे के साथ क्या ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहे हैं। तो फिर वो बात करते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अब ये है कि चूंकि तेल की कीमतों में कंट्रोल हुआ, डॉलर कंट्रोल हुआ, लेकिन उसका फायदा जो है वो आम आदमी को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि रिवर्स सिस्टम मौजूद नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि 22% इन्फ्लेशन है, ये गवर्नमेंट के डिजिट्स हैं। आप ओवरऑल देखें तो मेरा इन्फ्लेशन अभी भी 30% से ऊपर है अगर हम थोड़ा सा खुले दिल के साथ इन चीजों को एक्सेप्ट करें। जहां तक हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की या प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, देखें आप टैक्स लगाते जाएंगे तो मुझे ये बताइए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर इजाफा होगा या कमी होगी? आपको उससे इजाफा होगा। अब यही जैसे भाई बात कर रहे थे कि 22% जो डिस्काउंट रेट है या इंटरेस्ट रेट है, बैंक से जब आप बैंक के पास पैसा रखते हैं आपको 22% जो देते हैं उसमें थोड़ा बहुत ये काट लेते हैं अपना वो एडमिन चार्जेस के नाम पे। लेकिन उसी बैंक में जब दोबारा आप जाएंगे कर्जा लेने के तो वही रकम जो है वो जब आपको देता तकरीबन 35 to 40% इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना पड़ता है उस लोन के ऊपर। अब इतना महंगा लोन लेके कौन सा बंदा है कि
जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल मैं ठीक, ये सही समझता हूँ बात कि है। प्रोडक्शन की आपको फिक्र है, ये वाकई आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, तो सबसे पहले दो काम आपको करने चाहिए। एक काम ये करना चाहिए, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि SIFC बनाई, जिससे इन्वेस्टमेंट को हम कोशिश करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको अट्रैक्ट करें। मेरा ख्याल है कि उससे पहले जरूरी है जो आपका लोकल इन्वेस्टर है उसको आप प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल सही। उसके लिए एनवायरमेंट बनाना बड़ा जरूरी है, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको नीचे लाना बड़ा जरूरी है। उसके लिए जो आदमी आप जो लोकल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। जी। इसी तरह जो फॉरनर जब आपका आएगा तो उसकी सिक्योरिटी जो है उसके पैसे की, उसकी जान की, ये जी। बड़ी जरूरी है। जब तक ये माहौल नहीं बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, ना अपने आप लोकल इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना आप अपने जो फॉरेनर इन्वेस्टर है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितने मर्जी डेलीगेशन सऊदीया का चक्कर लगाएं, जितने मर्जी डेलीगेशन चाइना का चक्कर लगाएं, जितने मर्जी डेलीगेशन जो यूरोपियन कंट्री का चक्कर लगाएं, जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट आपकी बूस्ट नहीं होगी। और तीसरा फैक्टर जो मैं समझता हूँ, हमारा सिस्टम जो है बड़ा हैक्टिक है, तो जी। हमें चाहिए कि वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू या वन विंडो के ऊपर ही सारी आपकी एप्लीकेशन अगर कंपनी को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, ताकि आपको बार बार जो ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, एक टाइम की भी कास्ट होती है। तो बिल्कुल ये ठीक है। तीन चीजें करेंगे और ये तीनों चीजें जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो जब बिल्कुल। तक आप ये नहीं करेंगे, ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, ना आप इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और बिल्कुल ठीक। उसके बाद देखिए, वजीर तवानी अगर ये बात करते हैं कि 50%, सॉरी, वजीर तवानी जब ये बात करते हैं कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर मसाइल मौजूद हैं, तो वो गवर्नमेंट उन मसाइल का हल क्यों नहीं करती? आप क्यों नहीं IPP के पास बैठते, उनसे कहेंगे भाई आप आए, हम जो मुआहदे हमने किए हैं आपके साथ उनको हम ओवरलुक कर, सॉरी, उनको हम रिवाइज करना चाहते हैं। जी। और आपने जो हमसे कैपेसिटी चार्जेस की फॉर्म में पैसे ले रहे हैं, चाहे आपके जो कह लें कि आप बिजली 24 घंटे प्रोड्यूस करें या 8 घंटे करें, उसके अंदर हमें थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। जी। तो उससे होगा क्या कि जैसे वज़ीर तवा ने बात गलत ठीक कह रहे हैं कि हम अगर ये एक इशू हल कर लें तो 50% मिसाइल जो है पाकिस्तान के वो कवर हो जाएंगे। और आपको पता है बिजली महंगी मिलने से भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका इजाफा हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। दो चीजें जैसे आपने कही, एक माहौल बना लें, एक आप IPP के साथ बैठ के अपने मुआहदों को रिवाइज कर लें, यकीन करें पूरा पाकिस्तान जो है ये चंद महीनों में उभरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वाक़तन ऐसा ही है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सही अगर कर लें, रिव्यू कर लें इस वक्त, या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, देखें सारी चीज़ों की निशानदेही हम करते हैं, संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि जब तक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हम हमेशा एक बंदा किराए पे लेकर आता है मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, और उसका नतीजा जो निकलता है वो आपके सामने। हर दौर में ऐसा ही होता रहा, हर हुकूमत, चाहे इससे पहले हो या उससे पहले हुकूमतें हों, इसी तरह नुमाइंदे आते रहे जिनका सिर्फ कुल काम ये था कि लोगों से किस तरह टैक्सेस निकलवाने हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी दस्तरस में, उस पर मज़ीद टैक्सेस लगाते चले जाएं, लगाते चले जाएं, लगाते चले जाएं। यही कुछ इस दफ़ा हो रहा है। इससे ज़्यादा और कोई इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है जिसका हमने यहाँ पे तफसील से तस्करा किया है। और रिलीफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप किसी किस्म की उम्मीद रखें ही ना, क्योंकि ये जो इलेक्शन से पहले जो कुछ होता रहा, जिस किस्म की बातें करते रहे, उससे बिल्कुल उन्होंने इनहराफ किया है। इसको बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि कोई इस किस्म का इम्कान नहीं है, और ये महज सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सब कुछ जो है वो किया जाता है, जिसमें 300 यूनिट की बात है और ना जाने इस किस्म की कितनी बातें की जाती हैं। तो हकीकत आपके सामने है। ये नासिर भाई अलमिया ये है कि अब मज़ीद किससे टैक्स लेना है, कोई अगर रह गया है तो उसको भी जो है वो कर ले। बल्कि यहाँ तक अभी वो देखा कि सोलर पैनल जो अब बड़ी मुश्किल से लोग उस तरफ आ रहे थे, जैसे तैसे उधार मांग के और लोगों से पैसे करके अपनी बिजली के लिए वो कर रहे थे, अब आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब इससे क्या समझा जाए? कभी कभार तो ऐसा ख्याल होता है कि शायद कोई किसी पड़ोसी मुल्क से बैठ कर ही इस मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, जिस किस्म की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। ये फरमाइए। देखिए यासिर भाई, जब ये बिगाड़ आता है ना तो फिर कई रूमर्स भी आती हैं जो बिगाड़ में और इजाफा करती हैं और लोगों का ब्लड प्रेशर उसमें हाई होता है, जो कि गलत होती है। मिसाल तौर पे गलत फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए जाते हैं, जैसे सोलर के ऊपर कोई टैक्स उन्होंने तरदीद की है, कोई ऐसा टैक्स नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छा फिर साथ ही आ जाता है कि नेट मीटरिंग के रेट भी कम कर रहे हैं कुछ, अभी भी उसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं सामने आया। बात यह है कि जब वो गलत बातें आती हैं, अच्छा फिर फैक्ट्स एंड फिगर में ये दी कि जी फलाना मुल्क देखें वो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो इतना तरक्की कर गया, उसके जो फिगर्स एग्जीग्रेट करके बताए जाते हैं तो हमें और डिप्रेशन मुझे हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब रियल टर्म में गूगल करें तो पता लगता है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे नहीं है। तो देख, जहाँ हम ये बात करते हैं वहाँ हम थोड़ी सी पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, वो ज़रूरी है, बजाय इसके कि सिर्फ यही करें। हम चूंकि हमारी एक किस्मत हमारी है कि हम कराची में रहते हैं, जो कि सिंध का पार्ट है,
तो हम इसमें जो है हम इसी को दुनिया समझ लेते हैं, इसी को पाकिस्तान समझ लेते हैं, जबकि पाकिस्तान में पंजाब भी है और पंजाब में लिटरेसी रेट हाई हो रहा है। जी जी। कई इलाके, कई छोटे छोटे शहर जो हैं वहाँ भी 90% से बढ़ गया लिटरेसी रेट। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी, उनके लोगों ने भी आगे बढ़कर गुज़श्ता, अच्छा वहाँ इत्तफाक की बात है जो लीडरशिप आई है पिछले 4 साल को छोड़ के, वो एक कंटिन्यूस एक बेहतर लीडरशिप रही जिसने पंजाब में काम किया है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, उनको डिसिप्लिन बताया है, किस तरह से जो हम जो कहते थे वो जो डगे हैं तो फलाने अल्फाज यूज़ करते थे, उन्होंने उसको बहुत ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, डिसिप्लिन किस तरह होता है कि रूल ऑफ लॉ जो जो इम्प्लीमेंट उसको सही करने के लिए किस तरह से उन्होंने सॉफ्टवेयर का जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसमें, तो लोगों को डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन आता है तो वो अपने आप, अच्छा फिर साथ ही एजुकेशन है तो वो अपने आप बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। वहाँ हेल्थ केयर भी बहुत इम्प्रूव हुई है पंजाब की, अगर हम देखें ना तो छोटे छोटे शहरों की भी हेल्थ केयर, अब नारोवाल है, सरगोदा है, गुजरांवाला है, अपना अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वहाँ पे बन गए हैं। इसी तरह से खानेवाल आ जाए, मुल्तान की साइड आ जाए, बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये चीज़ केपीके में या सिंध में या बलूचिस्तान में क्यों नहीं हमें देखने में आ रही है? एक वाजिबी सा हुआ है कुछ इलाकों में कुछ बेहतरी, लेकिन एक मेजर जिस तरह से वहाँ चेंज हुआ है, देखिए यहाँ भी तो एक 35 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो जिस तरह हम कहते हैं पंजाब में भी एक ही पार्टी की हुकूमत रही है, तो उन्होंने करके दिखाया, तो आपको भी करके दिखाना चाहिए ना सिंध में। इसी तरह केपीके में भी गुज़श्ता 10-12 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, करके दिखाना चाहिए। बजाय कोई काम करने के आज भी वहाँ ये नारा लगता है कि मैं पंजाब में जो चढ़ाई करके मैं ये कर दूंगा, मैं रोडें बंद कर दूंगा वहाँ इस्लामाबाद की, ये कोई लीडरशिप नहीं है, सेंसिबल बात नहीं है, सेंसिबल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला, क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। आखिरी जुमला मैं चाहूँगा आप भी ज़रा हमें कुछ कह दीजिए इकॉनमी के हवाले से। होप क्या इससे मिल सकती है कोई, क्योंकि ये जिस तरह की गलतियाँ हम कर रहे हैं अब शायद मज़ीद इसके मुतामिल नहीं हो सकते। आखिरी बात क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम उस वर्ज पे खड़े हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास अब मजीद गलतियां करने की गुंजाइश है। वही बात जैसे हम पहले कर रहे थे कि जो सेंस ऑफ ओनरशिप है उसकी अशद जरूरत है अब, और उस ओनरशिप के साथ हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। हमारा जो इशू है असल वो सिर्फ यही है, उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कैसे करें, और वो यूटिलाइज हम तभी करेंगे जब सेंस ऑफ ओनरशिप जो है या हम ये समझेंगे कि मैं चूंकि गवर्नमेंट में हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे उनके रिलीफ में इजाफा हो। तो मैं एज एन इंडिविजुअल भी, मेरे ख्याल में हमें पूरे सतह पे जाकर ये बात सोचनी चाहिए। चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर सकूं पॉजिटिव सेंस में, वो करना चाहिए। वजह ये है कि हम हर रोज ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, कभी हमने ये बात नहीं की कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है वो हमारे साथ इस वक्त सुबह के वक्त जो है वो प्रोग्राम में शामिल हुए। इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो आपको स्टूडियो में जो हम ज़हमत देंगे और फिर मज़ीद जो है कुछ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज इस वक्त चाइना से हमारे साथ जो है वो स्काइप के ज़रिए मौजूद थे। नासिर भाई मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहता हूँ, आप प्रोग्राम में आते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, बड़ी सच्ची बात आप हमेशा कहते हैं। दोनों मज़ीद मेहमानों ने मईशत के हवाले से गुफ्तगू की है, मज़ीद इसमें क्या इजाफ़ा किया जाए, और मैं भी बिल्कुल सच्ची बात हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ कि कराची मेजर सिटी है जी, पूरे पाकिस्तान का, मेट्रोपॉलिटन सिटी यही है, आज भी है। ठीक है, पंजाब में कई सिटीज़ अच्छे बन गए, लेकिन कराची मेजर सिटी है। इस पे अब खुदारा तवज्जो बहुत दें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ को बहुत बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है। चला इसी बात के साथ आप इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।